गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है अपना रहेगा यूनिट 3, सब्जेक्ट मैकेनिकल 301 रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का यूनिट 3 रेफ्रिजरेंट्स। रेफ्रिजरेंट्स को हिंदी में बोलते हैं प्रशीतक। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रशीतक होता क्या है। प्रशीतक क्या है? प्रशीतक एक ऊष्मा स्थानांतरण माध्यम है जो प्रशीतन निकाय में कम तापमान से ऊष्मा लेकर अधिक तापमान वाले निकाय को स्थानांतरित करता है। मतलब कोई भी लो टेम्परेचर बॉडी है उससे हीट को एब्जॉर्ब करना यानी हीट को निकालना और उसको हाई टेम्परेचर वाली बॉडी को स्थानांतरित कर देना, ट्रांसफ़र कर देना। जो ये प्रोसेस है ये अपना रेफ्रिजरेशन कहलाता है। जो इस काम के लिए जो अपना सब्सटेंस काम आता है वो अपना रेफ्रिजरेंट कहलाता है, डेट इज़ रेफ्रिजरेंट या प्रशीतक। आगे है प्रशीतकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। सामान्यतः प्रशीतकों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है प्राथमिक, सेकंड है द्वितीयक प्रशीतक। प्राथमिक प्रशीतक क्या होता है और द्वितीयक प्रशीतक क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्राथमिक प्रशीतक वह प्रशीतक जो प्रशीतन निकाय में सीधे ही उपयोग में लिए जाते हैं, यानी कि ऐसे रेफ्रिजरेंट्स जो डायरेक्टली प्रोसेस में काम में लिए जाते हैं उनको प्राथमिक प्रशीतक कहते हैं। जैसे कि R11, R12, R22, CO2 और NH3। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है द्वितीयक प्रशीतक या सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स। वह प्रशीतक जो प्राथमिक प्रशीतक द्वारा पहले ठंडे किए जाते हैं फिर उपयोग में लिए जाते हैं, यानी कि इनको हम सीधे डायरेक्टली प्रोसेस में काम में नहीं लेते हैं। पहले इनको प्राथमिक प्रशीतक की सहायता से ठंडा किया जाता है फिर इनको उपयोग में लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि H2O और ब्राइन सॉल्यूशन, जल और ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन में क्या कहते हैं, अपना सोडियम क्लोराइड का आता है और कैल्शियम क्लोराइड का आता है, दो सॉल्यूशन होते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन को बोलते हैं लवण जल, जिसमें कि क्या कहते हैं अपना कोई एक सॉल्यूशन होता है उसमें क्या कहते हैं किसी का पदार्थ का घोल बना देते हैं तो वो अपना ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है अपनी आदर्श प्रशीतक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट्स। क्या आइडियल रेफ्रिजरेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इसमें सबसे फर्स्ट है निम्न हिमांक व क्वथनांक बिंदु, लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसके बारे में अपन ने सेकेंड में पढ़ा था कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट है क्रांतिक दाब व ताप जो होता है वो उच्च होना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो अपना हाई होना चाहिए। थर्ड जो टर्म्स है अपनी है बाष्पन की उच्च गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज हाई। बाष्पन की गुप्त ऊष्मा उच्च होनी चाहिए। फोर्थ है बाष्प की विशिष्ट ऊष्मा अधिक जबकि द्रव की विशिष्ट ऊष्मा कम होनी चाहिए। बाष्प की विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर ये अपनी हाई होनी चाहिए, जबकि लिक्विड की जो स्पेसिफिक हीट है वो अपनी लो होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि अपना COP जो है निकाय का प्रशीतक का हाई होना चाहिए। नेक्स्ट है ज्वलनशील व कम विस्फोटक, यानी कि इनफ्लेमेबल यानी कि रेफ्रिजरेंट्स को ज्वलनशील नहीं होना चाहिए और विस्फोटक भी नहीं होना चाहिए। सेवेंथ है संक्षारक, यानी कि रेफ्रिजरेंट्स किसी पार्ट्स को कोरिजन नहीं करे, यानी कि संरक्षक नहीं करे। नेक्स्ट है गंध द्वारा आसानी से लीकेज का पता लग सके, यानी कि यदि कोई लीकेज है रेफ्रिजरेंट्स में तो उसकी खुशबू उसकी गंध से हम उसको पहचान सकें। नेक्स्ट है कम व्यय व सुरक्षित, रेफ्रिजरेंट्स अपना कम लागत का होना चाहिए व सुरक्षित भी होना चाहिए। ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रशीतक के बारे में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। जो अपने को इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपने को याद रखनी है कि आदर्श प्रशीतक के गुणधर्म क्या होते हैं। अपने को मेन चीज़ क्या है, आदर्श प्रशीतक में सिर्फ एक चीज़ लो होती है, हिमांक बिंदु व क्वथनांक बिंदु लो होनी चाहिए और द्रव की विशिष्ट ऊष्मा कम होनी चाहिए। बाकी मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हाई होनी चाहिए। ये क्या कहते हैं अपने एग्जाम में पूछा जाता है तो अपने को ये प्रॉपर्टीज़ कम से कम 5 या 6 याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है प्राथमिक प्रशीतक के बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक प्रशीतक क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। प्राथमिक प्रशीतक वह प्रशीतक जो कि अपने के डायरेक्ट प्रोसेस में काम ले जाते हैं उनको प्राथमिक प्रशीतक कहते हैं। प्राथमिक प्रशीतकों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। पहला है हेलोकार्बन प्रशीतक, हेलोकार्बन प्रशीतक। सेकंड है हाइड्रोकार्बन, तीसरा है अकार्बनिक प्रशीतक और फोर्थ है एजोटॉप्स या स्थिर पाथी प्रशीतक। हेलोकार्बन जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, हेलो मतलब हेलोजन, हेलोजन के लिए जैसे कि अपने क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और फ्लोरीन होता है।
हैलोजन जैसे कि अपनी आवर्त सारणी में हैलोजन एक ग्रुप होता है, उसके अंदर अपने को ये सारे एलिमेंट मिलते हैं। कार्बन जैसे कि अपना कार्बन को 6C12 कहते हैं, तो इसकी जो संयोजकता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो एलो कार्बन प्रशीतक क्या होता है, इस समूह के प्रशीतकों में निम्न में से कोई एक या अधिक हैलोजन उपस्थित होते हैं, यानी कि एक हैलोजन उपस्थित होगा, एक कार्बन उपस्थित होगा, मिनिमम एक कार्बन है और हैलोजन भी मिनिमम एक हैलोजन उपस्थित होना चाहिए, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। इसका जो उपयोग होता है, हैलो कार्बन प्रशीतक है, इनका जो उपयोग होता है वो घरेलू, व्यावसायिक व औद्योगिक उपयोगों में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन प्रशीतक। हाइड्रोकार्बन प्रशीतक क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन परमाणु, CH का बॉन्ड होता है इसमें। हाइड्रोकार्बन प्रशीतक पर इनका जो उपयोग होता है वो होता है औद्योगिक क्षेत्र में और व्यापारिक तौर पर भी काम में लिए जाते हैं। जैसे कि CH4 कार्बन है, उसकी 4 संयोजकता होती है, तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, CH4, दैट इज कॉल्ड मैथेन। नेक्स्ट है एथेन, कार्बन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु। ये जो आता है एल्केन के श्रेणी के अंदर आता है। एल्केन क्या होते हैं? CnH2n+2। यदि कार्बन का 1 परमाणु है तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु होंगे। यदि कार्बन का 2 परमाणु होंगे तो CnH2n+2, C2 हो गया, H2n को मल्टीप्लाई किया 2 से तो C4+2 यानी C2H6, इसको हम कहते हैं एथेन कहा जाता है। नेक्स्ट है अकार्बनिक प्रशीतक। अकार्बनिक प्रशीतक मीन्स इनऑर्गेनिक जिसमें कि क्या कहते हैं, कार्बन नहीं होता है। कार्बनिक जिसमें कार्बन होता है, अकार्बनिक मीन्स जिसमें कार्बन नहीं होता है। इनमें कार्बन नहीं होता, अर्थात अकार्बनिक प्रशीतक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ये लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि अमोनिया है NH3, N जो होता है या नाइट्रोजन परमाणु होता है, H जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु होता है, तो NH3 को बोला जाता है अमोनिया। H2O, H जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु होता है, और O जो होता है वो ऑक्सीजन परमाणु होता है। H2O को बोला जाता है जल या वाटर। नेक्स्ट है CO2, C जो होता है या कार्बन परमाणु होता है, ऑक्सीजन, और O जो होता है वो ऑक्सीजन परमाणु होता है, जिसको हम कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। SO2, S मतलब सल्फर, O मतलब ऑक्सीजन, SO2 ऑक्सीजन के 2 परमाणु, डेट इज कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड। यदि हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहें तो जैसे कि NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? नाइट्रोजन परमाणु आवर्त सारणी में देखोगे तो इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, 7N, और इसका परमाणु भार जो होता है वो 14 होता है, तो 7N14 होता है। तो यदि हम यहाँ नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो इसका परमाणु भार था 14 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो यहाँ है 3 परमाणु, तो 3 × 1 यानी कि 3 हाइड्रोजन को हो गया, नाइट्रोजन को हो गया 14, तो 14 + 3 17, यानी कि NH3 अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर वेट या अनुभार होता है वो होता है 17। इसी प्रकार यदि हम H2O का निकालना चाहें तो ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 × 2 यानी कि 2, 16 + 2 दैट इज 18, CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन का होता है 6C12 कहते हैं, यानी कि इसका परमाणु भार होता है 12, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का होता है कितना? 16, 16 दूनी 32, 32 + 12, 32 + 12 कितना होता है? 44। इसी प्रकार हम SO2 का कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है एजोटॉप्स। एजोटॉप्स क्या होते हैं? जैसे कि हिंदी में इसको कहा जाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो एजोटॉप्स 2 प्रशीतकों का मिश्रण होता है, यानी कि एजोटॉप्स कुछ नहीं है, ये प्रशीतकों का मिश्रण है, जिसमें मिनिमम 2 प्रशीतक तो होते ही होते हैं। तो एजोटॉप्स जो है वो है 2 प्रशीतकों का मिश्रण, जिसे अपने घटकों में आश्वन या दाब या ताप आदि द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा मिश्रण जिसको ताप व दाब से अपने कंपोनेंट, अवयवों या घटकों में विभाजित नहीं किया सकता, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, अपने अवयवों के जो प्रॉपर्टीज होती है उससे अलग होती है, यानी कि ये भिन्न प्रकार के पदार्थ की बातें व्यवहार करते हैं। जो इसके जो मूल कंपोनेंट है, जिनका जो व्यवहार था उससे अलग व्यवहार यह मिश्रण शो करता है। इसका जो नामांकन जो स्टार्ट होता है, एजोटॉप्स का नामांकन जो होता है वो R500 सीरीज से स्टार्ट होता है, यानी कि इसका नामांकन R500 से शुरू होता है। नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है प्रशीतकों का नामांकन पद्धति। सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स या डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स कैसे किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले केस 1 के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन
रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब रेफ्रिजरेंट अपना संतप्त हाइड्रोकार्बन हो। सबसे पहले हम संतप्त और असंतप्त के बारे में जान लेते हैं। संतप्त होता है, संतप्त में होता है सिंगल बॉन्ड होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड में होता है डबल बॉन्ड। जैसे कि अपना एल्केन जो होता है वो होता है सैचुरेटेड में आता है, एल्कीन और एल्काइन जो आते हैं वो अपने अनसैचुरेटेड में आते हैं। सैचुरेटेड जो होता है जिसमें क्या कहते हैं 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड में एक पाई बॉन्ड भी हो सकता है और 2 पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, 1 पाई बॉन्ड या 2 पाई बॉन्ड। जैसे कि एल्कीन होता है उसमें 1 सिग्मा होते हैं और 1 पाई बॉन्ड होता है। इसी प्रकार से एल्काइन। तो सबसे पहले अपना जो केस है वो है रेफ्रिजरेंट का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि संतप्त हाइड्रो, यदि अपना रेफ्रिजरेंट पश्चितक संतप्त हाइड्रोकार्बन हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है संतप्त हाइड्रोकार्बन के लिए अपने को जो फॉर्मूला होता है CM, C का जो नीचे लिखा हुआ है M लिखा हुआ है, H के नीचे लिखा हुआ है N, F के नीचे लिखा हुआ है P और Cl के नीचे लिखा हुआ है Q। C जो है वो है कार्बन, H जो है वो हाइड्रोजन, F जो है वो फ्लोरीन है और Cl जो है वो है क्लोरीन। ये अपनी संयोजकता है कि कार्बन का M कितना होगा, H N कितना होगा, P कितना होगा, Q कितना होगा। नामांकन कैसे किया जाता है? रेफ्रिजरेंट यदि अपना सैचुरेटेड है तो R-M-1 यानी कि कार्बन परमाणु की जो संख्या है -1 ब्रैकेट में N+1 हाइड्रोजन की परमाणु संख्या +1 + P यानी कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या। और इसके लिए फॉर्मूला जो होता है यदि हम टोटल कैलकुलेट करके देखें तो N + P + Q = 2M+2, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं हम R11 रेफ्रिजरेंट डबल बॉन्ड। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट में मिनिमम 3 डिजिट होती हैं। जैसे कि R11 है तो इसको हम 3 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे R011, क्योंकि डबल बॉन्ड के आगे हम 0 लगा नहीं सकते, इसलिए 0 को पहले लगाना होता है। पहले वाली 0 को कोई मतलब नहीं होता है, यदि हम 0 को आगे लगाते तो 110 हो जाता है, इसलिए हमने 0 को पहले लगाया है R011। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, नामांकन R11 से हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि इसका नामांकन जैसे होता है R11 का होता है R-M-1 N+1 और P। तो हम कैलकुलेशन करें तो M-1 कंपेयर किया तो M-1 की वैल्यू आती है 0, N+1 की वैल्यू है 1 और P की वैल्यू आती है 1। यदि हम तुलना करने पर तो M की वैल्यू हो गई अपनी 1, कैलकुलेट करने पर N+1 = 1 तो N की वैल्यू 0 और P = 1। M की वैल्यू आ चुकी है 1, N की वैल्यू आ चुकी है 0, P की वैल्यू आ चुकी है 1। इसका हम Q की वैल्यू निकालेंगे। Q की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास इक्वेशन है N + P + Q = 2M+2। N की वैल्यू है अपनी 0, P की वैल्यू है 1, Q की वैल्यू अपने को निकालनी है = 2, M की वैल्यू है 1 तो 2 × 1 + 2। यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो गया Q + 1 = 4, यानी कि Q = 3, यानी कि क्लोरीन की संख्या हो गई 3, फ्लोरीन की संख्या जो कि हम P से प्रदर्शित करते हैं 1, हाइड्रोजन की संख्या N = 0 और कार्बन की संख्या है M = 1। यदि हम इसको रिप्रेजेंट करें तो CmHnFpClQ। यदि हम इन संख्याओं को रखें तो M की वैल्यू रखी हमने 1, N की वैल्यू रखी है 0, P की वैल्यू रखी 1 और Q की वैल्यू रखी 3। तो ये हो गया C1H0F1Cl3। यदि हम H0 को कोई मतलब नहीं होता तो यदि हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो CFCl3। जैसे कि हम जानते हैं कार्बन की संयुजकता है वो 4 होती है, यानी कि 4 परमाणु लगे हो सकते हैं। तो कार्बन से जैसे कि हम रिप्रेजेंट करें इसको तो कार्बन से एक तरफ फ्लोरीन है, बाकी तीनों साइड क्लोरीन लगा हुआ है। अब इसका IUPAC हम नाम देना चाहें तो सबसे पहले देते हैं क्लोरीन के कितने हैं 3 परमाणु, जबकि फ्लोरीन का है 1 परमाणु। सबसे पहले श्रृंखला में क्या होता है, क्लोरो पहले आता है या फ्लोरो पहले आता है, तो क्लोरो पहले आता है। तो सबसे पहले हम क्लोरो के बारे में लिखेंगे, उसके बाद फ्लोरो के बारे में लिखेंगे। तो क्लोरो के 3 परमाणु हैं, फ्लोरो का 1 परमाणु डेट इज कॉल्ड मोनो, और कार्बन का 1 ही परमाणु है यानी कि इसको बोलेंगे मेथेन। तो इसको जो नामांकन हुआ वो हुआ ट्राई क्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम R12 के बारे में। जैसे रेफ्रिजरेंट R12, सबसे पहले इसको हम 3 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे R012। अब इसको कंपेयर करते हैं हम R-M-1 N+1 और P से। तो कैलकुलेट करने पर
m-1 इक्वल टू 0 आ गया, n+1 की वैल्यू 1 आ गई और p की वैल्यू आ चुकी है 2। तो m इक्वल टू हो गया 1, n की वैल्यू आ चुकी है 0 और p की वैल्यू आई अपनी 2। अब q की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है n + p + q इक्वल टू 2m + 2। n की वैल्यू 0, p की वैल्यू है 2, q की वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 2, m की वैल्यू है 1 + 2, यानी कि 2 + q इक्वल टू 4, दैट इज़ q इक्वल टू 2। अब इसको हम अपने फॉर्मूले में लिखते हैं CmHnFpClQ। m की वैल्यू 1 लिखी, n की वैल्यू 0 रखी, p की वैल्यू 2 रखी और q की वैल्यू 2 रखी। तो ये आ गया अपना C1H0F2Cl2। H0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं CCl2F2। यदि हम इसका IUPAC नाम देना चाहें, कार्बन का एक परमाणु है, यानी कि ये मैथेन के अकॉर्डिंग है। मैथेन के जैसे कि कार्बन की संयोजकता 4 है, तो कार्बन के चारों तरफ हो गया 2 क्लोरीन परमाणु, 2 फ्लोरीन परमाणु। क्लोरीन के यहाँ 2 परमाणु हैं, फ्लोरीन के भी 2 परमाणु हैं और कार्बन का एक परमाणु है, इसलिए ये मैथेन। इसका IUPAC नाम जो होगा, सबसे पहले अपने क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्लोरीन आता है। क्लोरो मतलब क्या पहले आता है, फ्लोरो मतलब F पीछे आता है, इसलिए हम इसको लिखा 2 क्लोरीन के परमाणु इसलिए डाइक्लोरो, फ्लोरीन के 2 परमाणु इसलिए डाइफ्लोरो और कार्बन का एक परमाणु इसलिए मैथेन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अब आगे हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।